हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4। हमने इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर, और जो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। वो तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और हमने अपने हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है। ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र ऐसे छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। ये मतलब मानचित्र के बारे में ये सब दिया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। या नीचे पढ़ते हैं। मानचित्र के प्रकार पढ़ते हैं। पहला मानचित्र है भौतिक मानचित्र। ऐसे पढ़ते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी को प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यहाँ हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिली, उच्चावच। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में ही है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि जैसे पर्वत, पठारों और मैदानों, नदियों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों क्या कहते हैं? भौतिक। ये आप याद रखना। ये ऊपर नीचे पढ़ते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। किसे किसे? राज्यों, नगरों, शहरों, गांव तथा विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और पहाड़ों, नदियों और अन्य चीज़ों क्या कहेंगे? भौतिक मानचित्र। पहाड़ों, नदियों, पठारों, मैदानों। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र का अर्थ होता है जो एक विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। सड़क के बारे में हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन उद्योग हो गए। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। आइए पढ़ते हैं दूरी के बारे में। कहने का मतलब डिस्टेंस है। जैसे मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे मानचित्र में हम मान लें 10 किलोमीटर को हमने मान लिया। मानचित्र में हमने 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर मान लिया मानचित्र को, अपने पैमाने से जो पैमाना होता है। और आइए दिशा मानचित्र में लिखी होती है ऐसे, इधर ऐसे दिशा कर दो, जैसे इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
ऐसे। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है, ये आगे पढ़ते हैं, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर है, जैसे पैमाने की 2 सेंटीमीटर दूरी है, उसे हमने स्थल के 10 किलोमीटर की दूरी के बराबर मान लिया। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, पैमाना है तो वास्तविक दूरी है, लेकिन उसे हमने 10 किलोमीटर दूरी के हिसाब से मान लिया एक कागज़ पर। मतलब कागज़ पर पैमाना 2 मीटर 10 किलोमीटर के बराबर है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी। आइए पढ़ते हैं। 10 किलोमीटर की दूरी है, जिसे मानचित्र 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। हाँ, सही है। आपके रेखा चित्र पर पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए ऊपर बढ़ते हैं। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे अपने गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर अर्थ सेम ही, बस यहाँ पर दूरियाँ बढ़ी। जैसे वहाँ पर हमने माना था 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर माना था, यहाँ पर हमने 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर मान लिया है। बस और कुछ नहीं, बस बात वही है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है, मतलब उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? उत्तर रेखा। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान के सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये देखिएगा, ये दिशाएं, इसमें ये रही दिशाएं। ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। अब इनके बीच की दिशा ये है उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम। नीचे बढ़ते हैं। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाओ। ये सब ऐसा ही है। आइए ऊपर बढ़ते हैं। हम
दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। दिक्सूचक यह है दिक्सूचक। ये आप लोग देख सकते हैं चित्र में। आइए ऊपर पढ़ते हैं। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते। आप इन चिन्हों की सहायता से, देखिएगा ये चिन्ह है, ऐसे मतलब मानचित्र में बने होते चिन्ह, यही ऊपर समझाया गया है। जैसे रेलवे लाइन है, जैसे बड़ी रेलवे लाइन, उसमें ऐसा चित्र होगा। मीटर लाइन ऐसा होगा, बड़ी लाइन मीटर लाइन। रेलवे स्टेशन उस पर ऐसा होगा। सड़कें, पक्की सड़क ऐसी बनी होगी, कच्ची सड़क ऐसी होगी। आप ये वीडियो देख लेंगे, एक बार वीडियो रोक के पॉज करके वीडियो देख लें, ये चित्र हैं। आइए ऊपर बढ़ते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहमति, मतलब सभी देशों ने इसे स्वीकारा है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये आप याद कर लें, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए। आपको ये सब पता होगा, बहुत छोटी चीज़ें हैं इसमें। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। कहने का अर्थ ये है, जैसे आपका कोई मित्र है, वो आपके घर आना चाहता है, तो आपने बता दिया कि आप कॉलेज से इधर आएँ, फिर इधर मुड़ जाएँ राइट की तरफ, तो ऐसी बात आप बता सकते हैं। मतलब इसे आप स्वयं बनाते हैं। कहने का अर्थ ये है। ये पढ़ते हैं खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। मतलब किसी छोटे क्षेत्र का, जैसे आपके गांव का बड़ा सा नक्शा हो, उसे कहेंगे खाका। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत आसानी से, मतलब उसमें बड़े पैमाने होते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जाना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। खाका का अर्थ होता है उसमें हर जानकारी होती है। मतलब किसी आपके गांव का कोई खाका है, उसमें सड़क की लंबाई हर चीज़ दी होती है उसमें। इनका अर्थ ये है। तो ये चैप्टर हो गया सिर्फ फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।